अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर एक वर्ग इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे तो दूसरे वर्ग उनके विरोध में डालेंगे। ये भी होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आपको क्या उम्मीद है इस बार, क्या रहेगा मार्जिन? मार्जिन उससे अधिक रहेगा। सर ये जो 75 साल की उम्र वाला जो बात है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कही गई है, आजकल अंतरिम बेल पर बाहर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। आपके लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन आपको टिकट मिला और आप प्रत्याशी हैं। देखिए, मोदी जी को देश की जनता अभी नहीं बल्कि जब तक वो काम करने लायक रहेंगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इन घोटालेबाजों को मोदी से डर लगता है, इसीलिए अभी तो बेल पर आए हैं केजरीवाल, फिर जेल जाएंगे। गिरिराज सर, मैं आपको तब से जानती हूँ जब ये सनातन या हिंदुत्व की बात करना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था। इस बार आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा है वो क्या है? क्या मुद्दा फिर एक बार सनातन है या दूसरे अहम मुद्दे हैं जो हाथ में? देखिए, मोदी का मुद्दा विकास 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 है, लेकिन अगर लालू यादव जी, अगर कम्युनिस्ट पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण दे, नौकरी, पिछड़ों का नौकरी छीने, कभी लालू जी पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए, यादव, कोयरी, कुर्मी पिछड़ों को उन्होंने कहा कि आओ आओ आओ, आज पिछड़ों का नौकरी छीन रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण नौकरी में दे करके। तो हमारे जैसे लोग तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। क्या इसे पाकिस्तान बना देंगे? आरक्षण के नाम पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री कई बार अपने मंचों से कह चुके हैं, आप क्या कहेंगे? भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ। लालू जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट यही कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दो। आखिर क्यों दो मुसलमानों को आरक्षण? मुसलमान को आरक्षण की जरूरत क्या है? अगर आरक्षण देंगे तो हिंदू पिछड़ों का ही, यादव का, कोयरी का, कुर्मी का, इनका ही तो हक छीनेगा। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, उसी की साजिश हो रही है संविधान बदलने की। ये तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है, वो बोलते क्या हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अगर गाय के एक बछड़ा और बछड़ी का जमात रहे और कहे निकाल के लाओ बाछा, तो निकाल के लाएंगे बाछी। यही राहुल गांधी है। और आपके द्वारा दिया गया वोट भारत की सरकार कौन सी बनेगी इसको तय करता है और भारत के भविष्य को तय करता है। भारत में एक मजबूत सरकार हो, इसके लिए हर एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग कहते हैं कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहता हूँ एक वोट से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक एक वोट डालते हैं, एक से ज़्यादा कोई डालता नहीं। तो हर एक वोट महत्वपूर्ण है, हर एक वोट महत्वपूर्ण है, और हर एक वोट सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देता है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि घर से निकलकर भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो एक परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि हमारे 100 साल की आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, आज जिस समय 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए काम करना है। हमारे नौजवान जो हैं, जिनके विचारों की कलाकृति है, जिनकी मेहनत का पसीना है, वो भारत कैसा होगा। आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, 25 साल के जब वो होंगे, 24, 25, 26 साल के जो होंगे, जब जिन्होंने जन्म ले लिया और जो जन्म लेंगे, तो उनका भारत कैसा होगा। हमने उस भारत के उस फेस को भी देखा है कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था, विचारों में भी अंधेरा था, मन में भी उदासी थी। आज एक विश्वास है, एक उमंग है, एक ताकत है, एक जोश है, एक आशा के साथ विश्वास भरी विश्वास के साथ। तो इस नाते से मैं सबसे अपील करूंगा कि वोट डालने जरूर नहीं। सर, घटना वोटिंग परसेंटेज कोई चैलेंज लेके आ रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे कम सीटें यूपी में आएंगी वोटिंग परसेंटेज? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कम लोग वोट डालें। ये साफ है ना। देखिए, लोकतंत्र में लोग ज़्यादा वोट डालें, ये तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। वो इस बात को कहेंगे कि लोग वोट कम डालें, इसका मतलब वो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी नहीं है। उनको भी इस बात की अपील करनी चाहिए कि वोट लोग ज़्यादा डालें। अगर वोट कम पड़ रहे हैं
तो वो लोग हो सकता है निराश हो गए हों, जो इस प्रकार के लोग थे जिनको उम्मीद नहीं थी कि यार अब हम कुछ बिगाड़ सकते हैं, हो सकता है वो लोग घर में बैठ गए। कन्नौज को लेकर अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो अधिकारी वहां पहुंचे हैं लोगों को वोट देने से रोकेंगे तो सरकार बदलेगी। तो देखिए अभी इशू है कि अभी तो 7 बजे नहीं, 7 बजे से पहले उन्होंने कह दिया है, मतलब वोटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने कह दिया कि लोग आ नहीं रहे, लोग अधिकारी रोक रहे हैं। यहाँ पर हम सब लोग आ रहे हैं, आपका भी कैमरा है और निष्पक्ष मीडिया सारे के सारे सामने, सभी प्रकार की मीडिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते से मीडिया। कहीं कोई अधिकारी रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। देखिए आप सब लोग भी मीडिया के नाते से अंदर आए हैं, आप सब नीचे से यहाँ से अंदर से लेके बाहर तक सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपको अनुमान है वहाँ तक आप जा, वहाँ सब चीज़ें आप देख रहे हैं। कहीं कोई किसी को रोकता हुआ नजर आ रहा है क्या? कोई किसी को लोकतंत्र में रोक नहीं सकता। हाँ, पहले ही सोच लिया हो कि पेचबंदी कर ली हो कि मुझे ये कहना है, बाद में तुम्हें पहले ही कहना शुरू करूँ, तो उन्होंने कहा होगा। और ये इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की बातचीत सुन रहे थे, लेकिन इस बीच आपको पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर सीपीआई और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबर है। फिर एक बार हिंसा देखने को मिल रही है चुनाव के दौरान। हर फेज में यही देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, और इस बार लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है कृष्णानगर इलाके में। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें हमने आपको पिछले 3 चरणों में भी दिखाई थी। कहीं ना कहीं किसी तरह की तोड़फोड़ या हिंसा की खबरें हर बार पश्चिम बंगाल से आई हैं। ये देखिए किस तरह का हंगामा यहाँ पर हुआ, आमना सामना हो गया, क्योंकि टीएमसी पर कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो टीएमसी, क्योंकि राज्य में उसकी सरकार है तो कई जगह उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, और लेफ्ट और टीएमसी की जो अदावत है वो पुरानी है। और एक बार फिर इस दौरान देखने को मिली है पश्चिम बंगाल में। आज चुनाव के दिन आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है, और ये कृष्णानगर इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर सीपीआई और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। और इस बीच चौथे चरण का मतदान, तो लगातार मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए अलग अलग जगह पर, और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सीधे आपको हैदराबाद में जानकारी यही मिल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, और हैदराबाद एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा देश भर में रही। इस बार असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही है बीजेपी की तरफ से माधवी लता, और वोट करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी निकले। यानी एक तरफ देश भर में मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ जो नेता चुनावी मैदान में हैं वो भी सुबह से ही एक एक करके अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। और इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है, अपना वोट कास्ट किया है। हैदराबाद में इस बार फाइट बहुत तगड़ी है, बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। अब सुनवाते हैं क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the election has been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this is going to be a tough fight for you? That everything has changed. देखिए इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। You have to take every election seriously, whether it's a municipal election, पंचायत election, जिला परिषद, assembly, parliament. Election is election. You know, you don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done, and which will always help us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message?
तो देखा आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हालात बदले हुए हैं, अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। हम वोटर्स से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको लेकर चलते हैं बिहार। हमारी सहयोगी सुजाता के पास खबर है। बड़ी खबर क्या है, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, वैसे मैं बिहार के बेगूसराय में मौजूद हूं, जहां पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह प्रत्याशी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हैदराबाद से बता देते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता ने भी अपना वोट कास्ट किया है। और कई सालों बाद पहली बार ऐसा है जब हैदराबाद में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बराबरी का मुकाबला माना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में उतारा है बीजेपी ने माधवी लता को। और माधवी लता ने जिस तरह का प्रचार प्रसार किया है, उससे वो लगातार लाइमलाइट में है, लगातार उनकी चर्चाएं हो रही हैं। और बहुत से ऐसे लोग मानते हैं कि इतने सालों में, 4 दशकों में ओवैसी परिवार को इतनी कड़ी टक्कर पहले कभी नहीं मिली थी जो माधवी लता दे रही हैं। उन्होंने अपना वोट दिया है और इससे पहले भी कई मामलों पर आमना सामना हो चुका है। कई बार तो माधवी लता ये भी कह चुकी हैं कि ओवैसी को रिटायरमेंट ले लेने चाहिए, बहुत उन्होंने काम कर लिया, अब वो काम करेंगी, नई दिशा देने का काम करेंगी। और अभी तक जो हैदराबाद में कार्य नहीं हो पाए हैं वो करेंगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। लगातार वो ये भी कहती हैं कि मुसलमानों की सियासत तो असदुद्दीन ओवैसी जरूर करते हैं, लेकिन उनके भले के लिए उन्होंने बहुत खास काम नहीं किया है, जबकि वो सभी वर्गों के लिए काम करना चाहती हैं और इसीलिए जनता उन्हें मौका जरूर देंगी। तो हैदराबाद में ओवैसी बनाम माधवी लता का नतीजा क्या होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने वोट किया, उसके बाद माधवी लता ने वोट डाला। और माधवी लता ने वोट डालने के बाद रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो आप कास्ट कर चुके हैं, आपका वोट आप किस तरह से देखते हैं और सिचुएशन क्या है हैदराबाद पार्लियामेंट की? हैदराबाद पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से काफ़ी जोश भरा हुआ है। पहली बार मैंने देखा है कि मजहब से हटके लोग तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। भड़काऊ भाषण से हटकर लोग अमन के बारे में सोच रहे हैं। और गुंडागर्दी से हटकर जिन्होंने इनको सताया है, उस डर से बाहर निकलकर हटकर लोग पहली बार स्वेच्छा देख रहे हैं, हिम्मत देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मुस्कुराहट शायद मुझे लगता है उन पर। आपको क्या लगता है ओवैसी के गढ़ में आप कंटेस्ट कर रही है, आप उन पे जीत पाएगी? क्योंकि वो 4 बार तो ऑलरेडी एमपी रह चुके हैं और इस बार 5th टाइम जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगी आपसे, मैंने अपने हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर मतदाता का दिल जीत लिया है। अभी वोट उसका एक रिजल्ट है। मुझे पता है मेरे सारे भाइयों और बहनों आज निकलेंगे 40 साल का इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए। मैम, क्या अपील करना चाहेगी वोटर्स से आज के दिन? मैं यही कहूँगी, भैया आपका हर वोट वो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं है, जो गरीबी में दलदल में है, उनको आगे बढ़ने का एक मौका देगा। भैया आपका हर वोट उस लड़की को जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको मौका देगा। भैया आपका हर वोट उस नौजवान को नौकरी दिलाएगा। भैया आपका हर वोट बेघर को घर दिलाएगा। भैया आपका हर वोट उन सारे बूढ़े बुजुर्ग जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए संरक्षण मिलेगा। भैया आपका हर वोट एक नया सूरज में मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके आएगा। और इसी बीच आप सुन रहे थे माधवी लता को, उन्होंने भी अपील की है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से कहा है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें।